हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकेंड। आपका चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। अब आपके माइंड में होगा कि सर इस चैप्टर का क्या होने वाला है। इस चैप्टर का हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं, नहीं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की सेशन को, आज की क्लास को। तो आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने पसंदीदा चैनल RS Academy 24 पर तहे दिल से स्वागत है। तो आप सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपका बोर्ड एग्जाम की आपका झारखंड बोर्ड के एग्जाम का डेट निकल चुका है, तो इसलिए हम लोग को अब तैयार हो जाना है, अब लापरवाही नहीं करनी है, नहीं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछेगा क्वेश्चन है, नहीं? और हमने आपके लिए सभी चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से 50-50 MCQ, इसके साथ साथ हर चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नहीं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी बोर्ड के लिए। तो सभी बोर्ड के लिए हमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और MCQ सभी पूरे कराने की कोशिश करूंगा, नहीं? तो आप बने रहेंगे। जो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और इस क्लास में देखते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन है और हर चैप्टर से आपका 50-50 MCQ होगा। तो एक चैप्टर का भी हमने करा रखा है 50 MCQ, ये सेकेंड चैप्टर है जिसमें 50 MCQ है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है, नहीं? बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, नहीं? जैक बोर्ड के लिए भी आपका है, जैक बोर्ड का भी तिथि निकल गया एग्जाम का। तो आप सभी विद्यार्थी अब तैयार हो जाएंगे और हम लोग चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग का इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है। जो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं। अम्ल का गुण नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, नहीं? ये असत्य ऑप्शन पूछ रहा है, इसमें कौन इसके लिए असत्य है? जो अम्ल का गुण नहीं होगा वही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में समझ लेते हैं। तो अम्ल जो होता है प्यारे बच्चे, अम्ल का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, नहीं? अम्ल का मतलब क्या होता है? तो अम्ल का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस जो होता है, नीला लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर, नहीं? कौन सा पेपर? लिटमस पेपर, नहीं? लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल। और ये स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है प्यारे बच्चे। कैसा होता है? खट्टा होता है ना? कैसा होता है? खट्टा। तो ये दो गुण याद रखिएगा अम्ल का। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टा होता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि सर क्षार क्या करता है, क्षार किसको बोलते हैं हम लोग, क्षारक क्या होता है? तो क्षारक यहाँ पर इसका अपोजिट होता है। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला कर देता है प्यारे बच्चे। और इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद होता है आपका कड़वा। कैसा होता है सर? कड़वा होता है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें से अम्ल का गुण जो नहीं होगा वही आपका सही देखना है यहाँ पर, नहीं? और बाकी आपका रासायनिक गुण, भौतिक गुण अलग अलग होता है अम्लों का, ये सब हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, नहीं? तो फर्स्ट ऑप्शन जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, तो लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है? क्षारक करता है। यानी कि ये जो आपका गुण है, ये गुण अम्ल का नहीं है। किसका गुण है? क्षारक का है, जो कि वही हम लोग को पूछ रहा है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं। बाकी बी में कह रहा है जिनका स्वाद खट्टा होता है, ये तो अम्ल का गुण है, सही है ना? यहाँ पर बताया हमने आपको कि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जो धातु से अभिक्रिया करता है, हाँ बात सही,
अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और लवण का निर्माण करता है। समझ गए नहीं? तो ये भी आपका अम्ल का गुण है। और अम्ल जो क्षार से अभिक्रिया करता है, हाँ अम्ल भी क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। यानी कि ये तीनों गुण आपका अम्ल का है। तो कौन नहीं है? ए नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? क्लियर है? चले हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कर रहा है जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन होता है। एसिटिक अम्ल क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसको देखेंगे हम लोग। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल होता है ना। और ये एसिटिक अम्ल जो होता है ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है प्यारे विद्यार्थियों? दुर्बल अम्ल। क्यों होता है? क्योंकि जब इसे हम लोग डालते हैं, नहीं किस में डालते हैं? विलयन के अंदर या जल में डालेंगे। तो जल में डालने के बाद इसका क्या होता है? बहुत कम मात्रा में यह क्या देता है? H+ आयन देता है, बहुत कम मात्रा में। आंशिक रूप से आयनन होता है, इसका पूरी तरह से आयनन नहीं होता है, इसलिए इसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है ना। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन हम लोग क्या है? ए आयनन नहीं होता, आयनन होता है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, आंशिक रूप में होता। हाँ ये ऑप्शन आपका सही है। एसिटिक अम्ल का जो आयनन होता है यानी H+ आयन जो देता है, और CH3COO नहीं, ये ऋण आयन में टूट जाता है, H+ धन आयन अलग हो जाता है। तो H+ आयन जो होता है और ये आपका ऋण आयन जो होता है बच्चे, ऋणायन धन आयन, ये दोनों आंशिक रूप से आपका आयनन होता है, इसका पूरी तरह से आयनन नहीं होता है। साफ साफ शब्दों में आप समझ लें कि अगर एसिटिक अम्ल को जल में या विलयन में डालने पर यह पूरी तरह से आयनों में विभक्त नहीं होता है, पूरी तरह से आयनन नहीं होता है इसका, यानी आंशिक रूप से होता है। इसलिए ऑप्शन कौन आपका सही है? बी नंबर सही है। नहीं ये ऑप्शन का पूर्णता नहीं होता है, अनुत्क्रमणीय नहीं होता है। समझ गए ना? यानी ऑप्शन कौन सही है? बी नंबर सही है। कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर का है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या है ना? सोडियम सल्फेट जो होता है प्यारे विद्यार्थियों Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट होता है। इसका सॉल्यूशन क्या प्यारे विद्यार्थियों? इसका सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? जलीय विलयन कैसा होता है? तो एक प्रकार का लवण हो गया। कैसा हो गया बच्चे? लवण। और लवण का गुण कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि लवण ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल होता है। नहीं, यहाँ ऑप्शन होगा आपका कौन सा? उदासीन। अम्लीय, क्षारीय और बफर नहीं होगा। कौन सा होगा आपका? उदासीन हो जाएगा। ये नंबर सही है। कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। चलिए अगर आप इजाजत देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। चलिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई एक जलीय विलयन है और वो जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर दे रहा है। अर्थात यहाँ पर ये जो विलयन होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो विलयन आपका कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। नहीं, इसके अंदर क्षारीय होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, यानी कि ये किसका गुण है? क्षारक का, इसलिए क्षारीय विलयन होगा। अब इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। अब इसे क्षारीय अम्लीय बनाने के लिए क्या करना होगा? क्षारक की मात्रा से अत्यधिक मात्रा में क्या मिलाना होगा? अम्ल मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा आपका? अम्ल। कोई भी अम्ल मिला सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल मिलाएंगे तो ये विलयन का जो आपका ये विलयन जो है ये अम्लीय हो जाएगा, और ये क्या करेगा प्यारे विद्यार्थियों? नीला लिटमस जो होगा आपका, नीला लिटमस पेपर जो होता है, नहीं लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर नीला को कैसा कर देगा? लाल कर देगा। नीला को कैसा करेगा? लाल। कब? जब अत्यधिक मात्रा में कोई अम्ल को मिलाएंगे तब।
कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। यही आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर विलयन में मिलाएंगे तो ये आपका विलयन अब क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा था ना, अब जैसे ही HCl को अत्यधिक मात्रा में मिलाएंगे तो ये आपका नीला लिटमस पेपर को कैसा, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा प्यारे विद्यार्थियों, लाल कर देगा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो बताते चलेंगे आप लोग। चलें आगे, बढ़े आगे, चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर का है क्या, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, भास्मिक मतलब कि क्षारीय, कौन प्यारे विद्यार्थियों, क्षारीय ना। तो आप ध्यान रखिएगा ऑक्साइड दो तरह का होता है, एक धात्विक ऑक्साइड होता है, कौन होता है, धात्विक ऑक्साइड, कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों, धात्विक ऑक्साइड, और एक आपका क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड होता है। अधात्विक ऑक्साइड कौन होता है, अधात्विक ऑक्साइड होता है। नहीं, अब ये दोनों की प्रकृति कैसा तो समझ। धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या, जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, और जब कोई अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो अधात्विक ऑक्साइड बनता है। अब इनकी प्रकृति कैसा होता है, तो आपको प्राकृतिक समझना है। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों वो क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। और जो अधात्विक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। तो क्षारीय पूछ रहा है, भास्मिक ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड कौन होता है, तो धात्विक ऑक्साइड होगा, यानी कि इसमें से कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड है तो अम्लीय होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और बी में हम लोग देखते हैं क्या, कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय, अर्थात भास्मिक ऑक्साइड है, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही। और ये दोनों ए सी डी, ये अधात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति अम्लीय है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, इसलिए 3 ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन आपका सही है। ये धात्विक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा, भास्मिक होता है, अम्लीय होता है, सॉरी क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। 6 नंबर का है क्या, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड, देखिए हम लोग को दोबारा पूछ ही लिया था, आप तो क्लियर बता सकते हैं कि कौन इसका आंसर सही होगा। अम्लीय ऑक्साइड अर्थात आपका क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड होगा। तो अधात्विक ऑक्साइड इसमें कौन है, देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड आपका है, कैल्शियम ऑक्साइड के धात्विक ऑक्साइड, इसलिए इसकी प्रकृति कैसा होगा आपका, क्षारीय है, क्षारीय ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये भी धात्विक ऑक्साइड है, इसलिए इसका भी प्रकृति कैसा होगा, क्षारीय होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई SO2 यानी कि ये अधात्विक ऑक्साइड है, इसलिए आपका कैसे प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये भी धात्विक ऑक्साइड है, इसलिए आपका इनकी इसका कैसा प्रकृति होगा, क्षारीय प्रकृति होगा। नहीं, यानी कि हम लोग को क्या पूछ रहा है, अम्लीय ऑक्साइड, जिस ऑक्साइड के जो ऑक्साइड अम्लीय होगा वही आपका अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका सही है। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, चलिए हम लोग आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। करा हमारी अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, नहीं, अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो अमाशय के अंदर आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ना, HCl अम्ल का निर्माण होता है, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल बनता है भाई, तो अमाशय के अंदर जो अम्ल उत्पन्न होता है वो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, HCl अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, HCl अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं, और ये अम्ल क्या करता है, हमारे अमाशय के अंदर जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करता है। नहीं, बायो में पढ़ेंगे आप लोग का जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर में आपका HCl के बारे में नहीं, अमाशय के बारे में आपको पढ़ना वहां पे पूरा, ये 10th क्लास के हैं, समझ गए। चलिए, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सही है, सी नंबर सही है।
चलिए आगे चलते हम लोग 8 नंबर में। कह रहा ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच क्या हो जाएगा? खट्टा होगा मतलब कि वो अम्लीय हो गया, नहीं, यानी कि 6 से इसका पीएच मान क्या हो जाएगा आपका? कम। अब पीएच मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। तो वही कह रहे यहाँ पर कि यदि ताजे दूध का पीएच मान कितना है? 6 है, ताजा दूध है तो, और वह दूध कौची हो गया? खट्टा, यानी दही बन गया तो आपका अम्लीय हो गया, नहीं, उसके अंदर अम्ल बन गया, लैक्टिक अम्ल, तो इसका पीएच मान 6 से कौची हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, यानी बी नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे हम लोग। कैसा लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में? मजा आ रहा है ना? चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अब आगे आपका कर रहे हैं 9 नंबर में। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? नीचे आपका दिया हुआ है, अब इसमें बताना आपका कौन अम्ल है। तो ये आपका धात्विक ऑक्साइड है, ये ना तो अम्ल है ना क्षारक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। अगर इसकी प्रकृति पूछे धात्विक ऑक्साइड तो क्षारीय होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अम्ल कौन है ना, एक अम्ल का नाम बताना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षारक है, नहीं, इसलिए भी नहीं होगा। एक कॉपर ऑक्साइड ये भी नहीं है, यानी कि आपका कौन सही है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है प्यारे बच्चे? नाइट्रिक अम्ल है, यानी एक प्रकार का अम्ल है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन करा अम्लीय विलयन का, कौन से विलयन का? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय है तो 7 से कम हो जाएगा, नहीं, अगर क्षारीय हुआ तो 7 से ज्यादा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए आगे 11 नंबर है क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा, तो सिंपल सा 7 से कौन हो जाएगा? अधिक। 7 से क्या होगा? अधिक हो गए, तो पता ही आप लोग को, समझ गए ना? 7 से अधिक अगर क्षारीय होगा तब। चलिए आगे आपका 12 नंबर में है, नहीं 12 नंबर में, 11 देख लिया हम लोग, 12 नंबर कर अगर आपको शंका है, अगर आपको शक है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण, मिट्टी में अम्लीयता का अम्ल ज्यादा हो गया तो गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है। आप एक गमला में पौधा लगाए हैं और वो पौधा विकसित नहीं हो रहा है, तो आपको शंका हो रहा है कि उस मिट्टी के अंदर अम्लीयता ज्यादा है जिसके कारण पौधा विकसित नहीं हो रहा है, नहीं, तो इसको दूर करने के लिए तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे ताकि उसकी अम्लीयता कम हो जाए ना, अम्लीयता खत्म हो जाए। चाय पत्ती, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी, यानी बेकिंग पाउडर। किसको मिलाएंगे हम लोग? बेकिंग पाउडर को मिलाने पर मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए फिर चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का तानु आम्ल में अम्ल की मात्रा होती है, तो आप पढ़े होंगे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं, अम्ल के मात्रा के अनुसार अम्लों को 2 वर्गों में बांटा जाता है ना। एक होता है कि आपका तानु अम्ल, कौन सा अम्ल होता है? तानु अम्ल ना, और एक आपका होता है सांद्र अम्ल। कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों? सांद्र अम्ल होता है। अब सर तानु अम्ल का मतलब क्या? तो जिस विलयन के अंदर अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो। अम्ल की मात्रा क्या हो? अम्ल की मात्रा, नहीं, अम्ल की मात्रा कम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तानु अम्ल। और जब अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो ना, यानी ज्यादा हो, तब उसको क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सांद्र अम्ल ना। तो वही पूछ रहा है कि तानु अम्ल में अम्ल की मात्रा, तो तानु अम्ल में अम्ल की मात्रा क्या होता है? कम होता है ना। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ए नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए नंबर सही, यानी कि अम्ल की मात्रा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलें आगे, चलिए 14 नंबर का है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? अब आपको पता है कि जब लिटमस पेपर को प्राप्त किया जाता है
तो आपका कौन सी पदार्थ से प्राप्त किया जाता है ना, इस पूछ रहा हम लोग को, जो कौन सी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है ना। जब आप प्राप्त करेंगे तब उसका नेचुरल रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। और इसे किससे प्राप्त किया जाता है, कवक, लाइकेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। किसे, लाइकेन नामक पौधा होता है, वही लाइकेन पौधे से किसको प्राप्त किया जाता है, बैंगनी रंग का लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन एक क्षारक है, यहाँ पर पूछ रहे निम्नांकित में कौन एक क्षारक है। तो क्षारक को पहचान करने की बहुत सिंपल तरीका है कि जहां पर भी आपको OH दिख जाए तो समझ जाइए वो क्या है, क्षारक है। जहां पर भी OH दिख जाए समझिए वो क्या है, क्षारक है ना। यहाँ पर OH आपका किसके साथ है, कैल्शियम के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है सर, है ना। चलिए आगे देखते हम लोग, फिर पूछ रहा है निम्नांकित में कौन क्षारक नहीं है। निम्नांकित में कौन क्षारक नहीं पूछ रहा है ना, ये चीजें। तो यहाँ पर ए आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर वो OH लगा हुआ यानी क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर वो OH लगा, ये भी क्षारक है। AlOH यहाँ भी लगा हुआ यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है, यानी कि NaCl आपका क्षारक नहीं, ये क्या है, लवण है। ये क्या है आपका, लवण है ना, ये चीज जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, खाने योग्य नमक होता है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कर निम्नांकित में कौन लवण है। अब लवण पूछ रहा है, लवण तो आपको पता ही होगा, कौन होगा सर, NaCl। HCl आपका ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये अम्ल है ना। और ये आपका क्या है, लवण। और ये क्या है आपका, क्षारक। क्या है, क्षारक है। और ये भी क्या है, क्षारक। क्या है, क्षारक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ गए। तो लवण पूछ रहे लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। कर नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो आपको पता है नीला को लाल करने करता कौन है आपका, लवण करता है। कौन करता है, लवण। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि लाल लिटमस पेपर किससे नीला हो जाता है, तो आपका क्षार हो जाता ऑप्शन, समझ गया ना ये चीजें। और ये भी पूछता कि लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि लवण। लवण में लवणीय विलयन में डालने पर लिटमस पेपर को उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि लवण ना तो अम्लीय होता और ना क्षारीय, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्लियर है ना। चलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है बदल करके। 20 नंबर है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब पूछ रहे कौन सा पदार्थ लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जस्ट उसका अपोजिट है, तो यानी कि आपका कौन हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे पूछ रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल जो विलयन या जल के अंदर कम मात्रा में प्लस आयन देता है, जिसका आंशिक रूप से आयनन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो ये Cl प्रबल अम्ल है, पूरी तरह से आयनित हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी आपका पूरी तरह से आयनित हो जाता है, प्रबल है आपका। HNO3 ये भी आपका प्रबल अम्ल है। तो कौन दुर्बल हो जाएगा आपका, CH3COOH एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये आपका पूरी तरह से आयनन इसका नहीं होता, इसलिए दुर्बल अम्ल है। समझ गए नहीं ये चीज। और ये तीनों आपका कौन सा है, प्रबल अम्ल है ना। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों आपका कैसा है, प्रबल अम्ल है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है ना। और बाकी ये जो आपका है वो कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, जिसका एसिटिक अम्ल बोलते हैं जिसको हम लोग। क्लियर है ना। चलिए चलिए आगे, चलिए आगे चलते हम लोग। आगे आपका है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन पता आपको नहीं। अगर अम्ल का जलीय विलयन है तो अम्ल के जलीय विलयन में ना, अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है,
विलयन नहीं में, यानी अम्ल जल में कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। H+ आयन जिसको हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। और वही अगर पूछे आपसे क्षारक, क्षारक के जलीय विलयन नहीं, जलीय विलयन, जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? हम लोग को पता है कि क्षारक जल में घुल कर यानी जल से अभिक्रिया करके OH- आयन देता है ना, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो अम्ल अगर होगा जलीय विलयन तो H+ आयन देगा, और क्षारक होगा तो OH- देगा। तो जो हम लोग को दिया हुआ है कौन सा? अम्ल के बारे में पूछ रहा है ना। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है कौन सा? H+ आयन। अगर क्षारक होता तो OH- आयन। और यही अगर NaCl होगा तो आपका N+ आयन, सोडियम आयन। समझ गए ना? ये चीजें आपका तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए नंबर सही, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत अच्छी तरीका से पता है आपको। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये टार्ट्रिक अम्ल जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इमली में, किसमें? इमली में। और किसमें? आपका केला में। केला में भी आपका होता है, अंगूर नहीं, कच्चा आम नहीं, ETC, ये सब में कौन सा अम्ल मिलता है? टार्ट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है सर? दही में। किसमें मिलता है? दही में। लैक्टिक अम्ल का सोर्स कौन सा होता है? दही होता है ना, दही इसका स्रोत है आपका। फार्मिक अम्ल किस में मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? तो चींटी के डंक में, चींटी के डंक में मिलता है ना, डंक, याद रखिएगा। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो चींटी के डंक में आपका कौन मिलता है? फार्मिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल होता है जो आपका नींबू नहीं, नींबू के रस में, आपके संतरा में, संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। हम लोग को किस में पूछ रहा है? दही में। तो दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे चलते हम लोग। आगे आपका है कौन अधिक क्षारीय है? तो अधिक क्षारीय का मतलब जिसका जितना ज्यादा पीएच मान होगा वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा, और जिसका जितना कम आपका पीएच मान होगा उतना ही अम्लीय होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर पीएच का वैल्यू बहुत न्यूनतम बहुत कम है तो आपका अम्लीय है, बहुत ज्यादा अम्लीय है। और अगर पीएच स्केल का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो बहुत ज्यादा क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय होगा ना। तो अधिक क्षारीय मतलब पीएच मान ज्यादा, 8, 10, 12, ये सब आपका क्षारीय। परंतु अधिक क्षारीय कौन है? ये आपका यहाँ पर देखा जाए pH 8, pH बराबर 10, pH बराबर 12, pH बराबर 14, ये चारों के चारों ऑप्शन क्षारीय है नहीं, क्योंकि क्षारक का pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, जो कि 7 से सब बड़ा मान है। तो अब इसमें लेकिन कंडीशन है कि अधिक क्षारीय कौन है? तो अधिक क्षारीय आपका 14 वाला होगा, क्योंकि जिसका pH मान जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा क्षारीय होता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आपका आगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, याद रखेंगे। समझ गए नहीं? ये चीज आपका। आगे चलते हम लोग, आगे आपका है टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा ना, नेचुरल सोर्स। व्हाट इज नेचुरल सोर्स ऑफ टार्ट्रिक एसिड? इसका आपका क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक स्रोत। अंगूर, केला, इमली, ये सब के सब है, इसलिए ऑप्शन आपका इनमें सभी हो जाएगा। इस सभी के अंदर आपका मिलता है कौन? टार्ट्रिक अम्ल। क्लियर है ना? चलिए, आप बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर इमली होता है केवल? नहीं, अंगूर, केले, खट्टा आम, ये सब के अंदर भी आपका टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। चलिए आगे चलते हम लोग। कर उदासीन विलयन का पीएच मान होता, अगर कोई भी विलयन उदासीन है तब उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा ना। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय, पीएच मान 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, और अगर 7 है तो उदासीन हो जाएगा। समझ गया नहीं? चलिए
उदासीन का मतलब उसके अंदर ना तो अम्लीय का गुण है और ना क्षारीय का गुण है, ना अम्लीय और ना क्षारीय है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में आपको बताया अभी, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बाकी आपको पता है टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ना। तो सिट्रिक अम्ल जो होता है वो संतरा, नींबू ये सब में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बाकी टार्ट्रिक और लैक्टिक अम्ल आपको ऑलरेडी पता है। नहीं नहीं भी पता तो पीछे स्लाइड में हम लोग देखे हैं, समझ गए ना, वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए, टार्ट्रिक अम्ल का मतलब कि वो आपका इमली के आम में, अंगूर में नहीं, कच्चे आम में, और लैक्टिक अम्ल आपका दही के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग क्षार में जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? अब देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जल के अंदर क्या मिलाएंगे? क्षार, तो जल के अंदर क्षार मिलाने पर OH माइनस की संख्या में वृद्धि होगा, क्योंकि क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है और अम्ल H प्लस आयन देता है। तो अगर अम्ल होता तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा में वृद्धि होती, वो बढ़ता, लेकिन यहाँ पर क्षार है तो यहाँ OH की मान बढ़ेगा और H प्लस आयन इससे क्या होते जाएगा? आपका OH की माइनस की तुलना में कम होते जाएगा, यानी कि घटती है। क्या हो जाएगी? आपका घटती है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना? ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आपका है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं यहाँ पर ना, तो आप याद रखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र किसको बोलते हैं, तो आप देख के बता सकते हैं इस ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। नहीं, और एक और इसके जैसा आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर, सॉरी धोने किधर गया, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, ये दोनों को बताना है आपको ना, तो यहाँ बताएंगे हम लोग। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, तो NaHCO3, ये आपका क्या है? सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना? या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जा सकता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है ये चीज? और ये जो आपका Na2CO3 × 10 और H2O, तो ये आपका किसका है? ये आपका धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ना, जो आगे आपके यहाँ दे रहा है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र कौन होता है? ये आपका ऑप्शन सही है, Na2CO3 और 10H2O, ये आपका है किसका? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 32 में। किसी विलयन का पीएच मान 0 है, यह है नहीं 0 है तो बहुत ज्यादा अम्लीय होगा भाई, कि पीएच मान एकदम न्यूनतम है, यानी कि प्रबल अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 6 है, यह है कौन सा अम्ल होगा? लेकिन कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल होगा ना, ये ध्यान रखेंगे। अगर ढेरे भी कम और बहुत ज्यादा कम होता 6 से, तब आपका प्रबल अम्ल हो जाता, और अगर 6 से ज्यादा तो दुर्बल अम्ल, और अगर ये आपका 7 से बहुत ज्यादा है, आपका 10, 11, 12, 13, 14 आपका पीएच वैल्यू, तो प्रबल क्षार हो जाता ना, प्रबल क्षार है आपका। तो ऑप्शन ए नंबर सही है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए आगे, आश्वित जल का पीएच मान होता है। आश्वित जल का पीएच मान आपका, आश्वित जल यानी शुद्ध जल होता है ना, जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं हम लोग। तो आश्वित जल जो होता है उसका पीएच वैल्यू आपका 7 होता है, यानी उदासीन होता है। ये ना तो अम्लीय और ना क्षारीय, न्यूट्रल होता है। यानी आश्वित जल का पीएच मान आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। याद रहेगा ना? चलिए आगे आपका दांतों का इनेमल किस रसायन का बना होता है? दांतों का इनेमल नहीं, अब देखेंगे, आपसे पूछेगा कि जो मानव के अंदर नहीं सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो कौन होता है? इनेमल होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका किसमें होता है? आपका दांत के अंदर। किसमें होता है? दांत। इसीलिए दांत इतना ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है ना। क्या होता है? कठोर होता है। तो अब ये किसका बना होता है? तो आप याद रखेंगे कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है प्यारे विद्यार्थियों? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए
बाकी हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन 36 नंबर की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम लोग 36 नंबर किस तरह का है। कह रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसको बोला है? MgOH के होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 37 नंबर। कर वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं ना। अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो उस जल को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है अम्लीय वर्षा। उस वर्षा को क्या बोला जाता है? अम्लीय वर्षा बोला जाता है। और जो पानी होता है वो अम्लीय वर्षा का जल होता है। समझ गए ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। अम्लीय वर्षा, अरे पानी जब नदी में जाता है तो नदी के अंदर रहने वाले जो आपका पानी में जीव होते हैं उन पर, उनकी लाइफ पर आपका प्रभाव पड़ता है, उनकी जीवन में कठिनाई होता है क्योंकि अम्लीय है ना भाई, इसलिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कर मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक हो नहीं या लाल चिट्टी के डंक पूछे तो सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसलिए जब आपको काटता है मधुमक्खी या चिट्टी काटता है तो आपको सरसराहट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी अम्ल के कारण जब आपको काटता है तो आपको खजली टाइप में होता है और वहां पर हल्का फुल्का सूजन हो जाता है, दोदरा टाइप में, नहीं ये चीज तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 40 में कह रहा है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा दूध यानी कि दही, तो उसमें आपको पता है कौन सा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है ना? बाकी सब अम्ल का सोर्स आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 40 में। कह टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है बता सकते हैं आप लोग? तो टमाटर के अंदर आपका ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक। बाकी टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का आपको पता ही है। सिट्रिक अम्ल संतरा नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही में, टार्ट्रिक अम्ल इमली अंगूर ये सब में ना, और ऑक्सैलिक अम्ल किसमें? टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? टमाटर में पाया जाता है। क्लियर है ना? मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और आप एग्जाम में जाना, अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब आप हमको बता देना। समझ गए नहीं ये चीज? और जैक बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जैक बोर्ड के लिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, तो इसके लिए आपका समझ रहे ना ये चीज। बाकी सभी बोर्ड से भी रिलेटेड है आपका। हर बोर्ड में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। समझ गए नहीं? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, मिलाकर पूछा है या नहीं पूछा हुआ है। समझ गए नहीं? चलिए आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है? कौन सा अम्ल? तो आप याद रखना, अगर कोई भी अम्ल है तो आपका जल की उपस्थिति में, किसकी? जल की उपस्थिति में ही क्या देता है प्यारे विद्यार्थी? में ही H+ आयन देता है। कौन देता है? H+ आयन देता है। अगर कोई भी अम्ल जल की अनुपस्थिति में कोई भी आयन नहीं देता है ना, याद रखो, कोई भी अम्ल हो, चाहे दुर्बल अम्ल हो, प्रबल अम्ल हो, कोई भी अम्ल जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं देता, हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। इसीलिए बोला जाता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का अम्लीय गुण क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल किसी प्रकार का कोई भी आयन नहीं देता, को एक हाइड्रोजन आयन देता ही नहीं है, इसलिए अम्लीय गुण नहीं होता है। लेकिन जल की उपस्थिति में अम्ल जो होता है उसका गुण अम्लीय होता है, वो H+ आयन देता है। क्लियर है ना? चलिए
यहाँ ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल, हाइड्रो नहीं, ये सब अम्ल आपका X+ आयन देता है जल की उपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में नहीं देता है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, मार सकते हैं ऑप्शन आपका डी क्लियर है, सही है, समझ गए ना, ये चीजें हैं। और क्षारक भी OH आयन देता, OH- आयन देता है जल की उपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में नहीं देता है। चलिए आगे चलते हम लोग 42 नंबर ना, 42 नंबर पीएच स्केल में पीएच का मान होता है, तो पीएच स्केल में पीएच का मान आपका 0 से कहां तक होता है, आपका 14 तक, 0 से लेके कहां तक, 14 तक, जिसमें 0 से लेकर के 7 तक आपका अम्लीय होता है नहीं, और 7 से लेकर के 14 तक जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो कैसा होता है, क्षारीय, और 7 पर कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो पता है आपको शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में उदासीन पदार्थ यानी कि कौन बनेगा, लवण। और उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे हम लोग, जब कोई भी अम्ल ना, अम्ल क्या करता है नहीं, किसके साथ आपका कोई भी छाते क्या बोलते हैं, क्षारक के साथ ना, तो क्षारक को ले लेते हैं हम लोग HCl अम्ल हो गया, क्षारक ले लेते हैं मान लीजिए MgOH के होल 2, तो यह क्या बन जाएगा आपका MgCl2 और प्लस में H2O ना, यानी कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका लवण बन रहा है, क्या बन रहा है, लवण। तो कौन सा पदार्थ बनता है, अम्ल क्षार लवण, ये लवण बनता है, कौन बनता है, लवण। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग, 45 नंबर कह रहा है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है ना, रक्त का पीएच स्तर पूछ रहा, ब्लड का, हमारे शरीर के अंदर, आपके शरीर में जो ब्लड है, जो रक्त है, उसका पीएच स्तर क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है ना, तो इसका पीएच वैल्यू होता है प्यारे विद्यार्थियों 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है ना, इतने प्रास में होता है आपका पीएच वैल्यू, पीएच का स्तर होता है, समझ गए ना, ये ध्यान रखेंगे 7.35 से लेकर के 7.45 तक, सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का। चलिए आगे आपका है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच वैल्यू क्या होगा, ताजा दूध है तो पीएच वैल्यू 6 है, और खट्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा, यानी कि खट्टा मतलब अम्लीय हो गया, दही बन गया, यानी कि इसका पीएच वैल्यू 6 से कम हो जाता है। चलिए आगे आपका 47 नंबर, हमारी अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तुम्हारी अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल का निर्माण होता है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हम लोग, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन न हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोजन परंतु कार्बन नहीं है, इसलिए अकार्बनिक अम्ल है ना। ये भी है आपका HCl, इसमें भी कार्बन नहीं है, इसलिए ये भी आपका कार्बनिक अम्ल है, इसमें भी कार्बन नहीं है, इसलिए भी क्या है आपका अकार्बनिक अम्ल है, यानी तीनों को तीनों अकार्बनिक अम्ल, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। समझ गए ना ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा हम लोग से, नहीं संगमरमर का, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दीवारों पर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पोत किया जाता है, मतलब लेप किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण दीवारों पर चमक आ जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं संगमरमर कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अब हम लोग इस लेक्चर का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था हम लोग, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तब याद रखिएगा, कठोर जल को मृदु जल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। यही हम लोग का 50 क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो हम लोग इस लेक्चर में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन देखे चैप्टर नंबर 2 का। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने 1 से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर का करा दिया है, साथ में आप भी मिल करके किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले चैप्टर को लेकर, अगले चैप्टर का एमसीक्यू, इसके बाद इस चैप्टर का भी हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। समझ गए ना? ये चीज तभी हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं सभी चैप्टर का, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, तो हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न कर लेंगे। एग्जाम से पहले हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आप मिला करके देख लेना। समझ गए ना ये चीज? चलिए विद्यार्थियों, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू लेकर के आपके साथ। तो आप इसी तरह से बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीका से करते रहिए। समझ गए ना? चलिए तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।